Hello everyone, my name is Vandana and in today's video we are going to discuss about Article 13 of Constitution which defines law. Before we start with Article 13, समझ लेते हैं कि Constitution के अंदर Article 13 को कहाँ पर प्लेस किया गया है। Constitution में टोटल 22 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 to 22। इसमें से जो पार्ट 3 है वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की। ये वो अधिकार हैं, वो गारंटेड राइट्स हैं जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जिससे हमें कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। इवन लॉ में जो चेंजेस होते हैं या जो भी लॉज बनाए जाते हैं वो भी फंडामेंटल से वॉयलेटिव लॉज नहीं हो सकते। तो इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन दी गई है आर्टिकल 12 to 35 में। ये जो आर्टिकल्स हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं कि ये गारंटेड राइट्स हैं। अगर इनका वायलेशन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सूट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 12 जो कि डिफाइन करता है स्टेट को। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट क्या होगा ये आर्टिकल 12 में डिफाइंड है, और आर्टिकल 13 बताता है कि लॉ की क्या डेफिनेशन होगी पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 13 जो डिफाइन करता है लॉ। आर्टिकल 13 में हम सबसे पहले बात करते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। क्या होते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज? भारतीय संविधान के लागू होने से पहले ही कंट्री इंडिया में बहुत सारे लॉज प्रिवेल कर रहे थे। उन्हीं प्रिवेलिंग लॉज को प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहा जाता है, चाहे उन लॉज को ब्रिटिश इंडिया में बनाया गया हो या आज़ादी के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में बनाया गया हो। पर क्योंकि उनका अस्तित्व कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पहले से ही था, उन्हें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहा जाता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ही डील करता है। यहाँ पर आप देखें डिफरेंट कलर ऑफ लॉज, ये दिखाते हैं कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में जो ये लॉज थे ये संविधान से पहले ही कंट्री में प्रिवेल कर रहे थे। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था कि ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हो। मौलिक अधिकारों जैसी बातों का उस समय कोई अस्तित्व था ही नहीं। आती है एक इम्पॉर्टेंट डेट 26 जनवरी 1950। इस दिन भारतीय संविधान हमारे देश में लागू होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि भारतीय संविधान लागू हो गया है, जो भी लॉ बनाए जाएंगे उन्हें पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो सबसे अहम मुद्दा है या बात है वो ये है कि यहाँ पर पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों की बात की गई है। भारत बहुत दिन से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स को एक अलग ही प्रिविलेज दी गई और इसे गारंटेड राइट माना गया कि अगर आप इंडिया में हो तो आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा गवर्नमेंट गारंटी के साथ आपको दे रही है। तो ये बात तो सीधी सी है कि अब जो भी लॉ बनाए जाएंगे वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे और वो फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेटिव हो ही नहीं सकती। अब जितने भी लॉज बनाए जाएंगे वो फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंट होंगे। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से डील करता है, पर यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो आती है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में, क्योंकि ये जो लॉज हैं वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं, फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन में हैं। पर कॉन्स्टिट्यूशनल अप्लाई होने के बाद तो ऐसे लॉज का कोई अस्तित्व होगा ही नहीं जो फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन में होंगे। तो यहाँ पर अप्लाई होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इससे क्या होगा कि एक फिल्टर लग जाएगा और वो सारे लॉज जो फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंसी में हैं वही कंटिन्यू हो पाएंगे और वही आगे चल के लॉ माने जाएंगे, और वो सभी लॉज जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं, उनके वॉयलेशन में हैं, वो सारे लॉज नहीं कंटिन्यू होंगे और उन्हें क्या कर लिया जाएगा, सेपरेट आउट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लॉज एंड प्रोविजंस जो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट हैं वो हो जाएंगे वॉइड, खारिज हो जाएंगे। तो इस प्रिंसिपल को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। और लास्ट तो आपको बताया ही मैंने पहले कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जितने भी बनेंगे पार्लियामेंट उसे
फंडामेंटल राइट के वॉयलेटिव बना ही नहीं सकती है। ये हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, आर्टिकल 13 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 2। अब हम करेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 13 क्लॉज 4। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के बाद अप्लाई होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, परमानेंट नेचर का नहीं होता। तो उन्हीं के सिद्धांतों पर आधारित है ये डॉक्ट्रिन। यहाँ पर वो सारे प्रोविजंस और लॉज जो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट नहीं हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अगेंस्ट है, उन्हें फंडामेंटल राइट क्या करेगा, ओवरशैडो कर लेगा, अपने अंदर छुपा लेगा, जब तक कि वो सारे लॉज एंड सारे प्रोविजंस फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हैं। वो सारे लॉज एंड प्रोविजंस क्या हो जाएंगे, इनऑपरेटिव, डॉर्मेंट हो जाएंगे। पर हाँ, वो सारे प्रोविजंस या लॉ डेड नहीं माने जाएंगे, वॉइड एबिनिशो नहीं होंगे। वॉइड एबिनिशो का मतलब होता है वो लॉज जो मान लिए जाते हैं कि कभी थे ही नहीं अस्तित्व में, तो ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ एक स्लीपिंग मोड पे चले जाएंगे जब तक के लिए कि वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हैं। जैसे ही लॉ में कुछ बदलाव होते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं और वो सारे के सारे प्रोविजंस और लॉ फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट हो जाते हैं, तो वो फिर से ऑपरेटिव हो जाएंगे, वो फिर से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। तो पहले अप्लाई करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन भी कहा जाता है उसे, उसके बाद अप्लाई होगा डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। कुछ क्लेरिफिकेशन देख लेते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है कि इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं वो सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले थे, इसलिए अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं तो उन पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई होगी और वो सारे लॉज में से वो पार्ट निकाल दिया जाएगा जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई होगी और फिर उन्हीं बचे हुए लॉज पे जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, उन्हीं पर अप्लाई होगा डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, जहां पर फंडामेंटल राइट्स उन सारे प्रोविजंस को या लॉज को क्या कर लेता है, ओवरशेड कर लेता है। ठीक है, लेकिन जब बात आती है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, तो यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई तो होती है पर डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स अप्लाई नहीं होती, क्योंकि यहां पे जो लॉज हैं वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉज हैं। अगर उनको भी फंडामेंटल के वायलेटिव पाया जाता है, उसके अगेंस्ट पाया जाता है, तो वो लॉज वॉइड एबनिशो हो जाते हैं, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, उनको दोबारा कभी भी रिगेन नहीं किया जा सकता। तो यही एक जो मेन डिफरेंस था प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और पॉइंट देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर एक्ट है, उस एक्ट में टोटल सेक्शंस है 100 और वहां पर 5 सेक्शंस ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट से वॉयलेटिव हैं, मतलब 5 सेक्शंस जो हैं वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं, पर 95 सेक्शंस ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स के बिल्कुल भी वॉयलेटिव नहीं है, वो एज पर फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ऐसे केस में किस तरह से डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई होगी? तो यहां पर हमें देखना होगा कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। अगर ये 95 सेक्शन से भी इस एक्ट का ऑब्जेक्ट अचीव किया जा सकता है, तब इन 5 सेक्शंस को क्या कर दिया जाएगा, डॉर्मेंट कर दिया जाएगा। कौन सा प्रिंसिपल लगा के? डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स अप्लाई करके। और ये 95 सेक्शंस ही क्या हो जाएंगे, कंटिन्यू हो जाएंगे, कैरी ऑन हो जाएंगे और ये पूरा एक्ट वैलिड मान लिया जाएगा। पर अगर इस पर्टिकुलर एक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट है ये 95 सेक्शंस अचीव नहीं कर पा रहे, तो ऐसे केस में हमें पूरे एक्ट को ही इनवैलिड करना होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 की।
अब तक जो हमने समझा वो ये है कि लॉस कोई भी हो, चाहे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, सभी का फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। लॉस फंडामेंटल राइट के वॉलेटिव हो ही नहीं सकते। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 बताता है कि लॉ क्या इंक्लूड करेगा और लॉ इन्फोर्स क्या इंक्लूड करेगा। तो यहाँ लॉ में ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ को इंक्लूड किया गया है। यानी कि इनमें से कोई भी अगर फंडामेंटल राइट के वॉलेटिव होता है तो उसे कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है। इन सभी को लॉ माना जाएगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिन्हें लॉ नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 3। तो यहाँ पे किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा वो है पर्सनल लॉ, जो कि होते हैं आपके हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, या जब भी कंट्री में मार्शल लॉ अप्लाई हो तो उसे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर सर्कुलर है कोई तो उसे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, या सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रेसिडेंट है जिसे स्टेट डिसाइजेस भी कहते हैं, तो इन्हें भी यहाँ पर लॉ नहीं माना जाएगा, उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर ये सभी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स के वॉलेटिव भी होती हैं तभी भी उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर लॉ इन फोर्स क्या होगा? वो सभी लॉज जो पार्लियामेंट ने बनाया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, और वो सारे लॉज जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल थे पर रिपील नहीं किए गए, वो सभी भी अप्लाई होते रहेंगे। वो सब एग्जिस्टिंग लॉज होंगे जो फोर्स में होंगे कंट्री में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ कंसिडर किया जाना चाहिए या नहीं फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 3। तो इस बात को फाइनल किया गया 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से बाय इंसर्टिंग आर्टिकल 13 क्लॉज 4। यहाँ पे ये कहा गया कि अगर कोई अमेंडमेंट आता भी है थ्रू आर्टिकल 368, पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट कर भी देती है तो उसे लॉ नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 3। उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में, भले ही वो फंडामेंटल राइट के वॉलेटिव भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर अमेंडमेंट कंसिडर नहीं होगा। जब भी आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट लाती है तो वो अमेंडमेंट बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।